हेलो गाइस, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल अपनों ने बात की थी पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में, वो सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। किसी को कंफ्यूजन होती है प्लीज मुझे कमेंट में बता दिया करें, टेलीग्राम पे बता दिया करें। आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर की जाएगी। आज अपने क्या करेंगे, देखो मेरिट डीमेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आप पेट्रोल इंजन की समझ सकते हो। अपने सिलेबस पे चलते हैं। पहले मैं सिलेबस की बात की जाए तो एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा सिलेबस को अपने साथ पैरेलल लेके चलते हैं, क्योंकि आपको भी पता ना चाहिए क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया और क्या रह गया। यहां तक तो हो गया, अपना बात चल रही थी इन इन चीजों की, यहां तक की ना, अपनी बात यहां तक की चल रही थी। तो स्पेशल फीचर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन और देयर कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन डिटेल अपनी होगी है, वर्किंग अपनों ने समझ ली है, ठीक है। वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डिटेल होगी है। उसके कंपोनेंट को मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अपने एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में और इग्निशन सिस्टम में, इसमें समझेंगे इनके कंपोनेंट्स को आराम से, ठीक है, एक एक कंपोनेंट को। और उसके अलावा अपने कूलिंग सिस्टम के अंदर रेडिएटर वगैरह भी पढ़ेंगे, तब भी अपने को क्लियर हो जाएगा, क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अपने बात करेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन के बारे में, जहां पर अपने उस जहां से एमसीक्यू आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, उन सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं अपने वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पे आता हूं। सेम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अपने टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक को पढ़ा था, कंपैरिजन करके। उसका फायदा यह है कि अपने को वो चीज याद रहती है, अपने उस चीज को भूलते नहीं है, तो इसलिए अपने लिए कोई मतलब ज्यादा परेशानी वाली बात ना हो। तो कंपैरिजन करके पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर एस आई इंजन लिख देता हूं और यहां पर सी आई इंजन। अब ये मत कह देना ये एस आई और सी आई इंजन क्या होता है, कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में अपने बात करते हैं। मैं लिख भी देता हूं, फिर आप कहोगे सर आपने हमें पता नहीं लगा, क्योंकि आप जब रिवीजन लोगे तब आपको फटाफट ये चीजें याद होनी चाहिए, अपने उस अकॉर्डिंग ही इन सबको लिखेंगे। तो पेट्रोल इंजन इसको कहते हैं, पेट्रोल इंजन, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे। और सीआई इंजन को क्या कहते हैं, डीजल इंजन कहा जाता है, डीजल इंजन कहा जाता है। कल भी अपनों ने ये बात की थी। आराम से पढ़ेंगे, देखो कोई जल्दबाजी नहीं। आज अपने ये स्पेशल फीचर्स वगैरह को करने के बाद में वॉल्व टाइमिंग डायग्राम अपने करेंगे। एक भाई का मैसेज भी आया था तो वो भी करवाना है, तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम अपने कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो चीज समझने वाली है। अभी मैंने 2013 का पेपर खोल रखा था, तो वहां पर भी वाल्व ओवरलैपिंग के बारे में पूछा गया था, और वही प्रश्न बेसिकली ज्यादातर रिपीट होके वही प्रश्न आता है कि वॉल्व ओवरलैपिंग क्या होती है। दूसरे जो प्रश्न है वो बहुत हाई लेवल गेट वगैरह के एग्जाम में आते हैं, पर फिर भी आपको वो करवा दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फ्यूल की बात करूं, फ्यूल इसमें यूज होता है पेट्रोल, और इसमें यूज होता है फ्यूल के मामले में डीजल, अपने इसको यूज करते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। पेट्रोल के बारे में याद रखना कि इसका क्या होता है, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। कल वाली बातें यहाँ पर लिख लेते हैं, एक प्रॉपर एक वे में लिख लेते हैं, ताकि जब भी आप पेट्रोल और डीजल इंजन की वर्किंग को छोड़ के ये चीज पढ़ो तब आपको ध्यान में आ जाए कि दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ने का सिर्फ फायदा एक ही है कि आपको दोनों पैरेलल याद रहेंगे। आपको याद रहेगा पेट्रोल और डीजल इंजन में पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और इधर मैंने लिखा था कि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। इस बात को भी आप सभी गौर रखेंगे।
कल ही देखो, मैंने एक बुक रिकमेंड की थी, मैं आपको साथ के साथ गाइड करता रहता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है मैं आखिरी वाले 10 मिनट हमेशा आपको उस चीज में बताता हूँ। पता नहीं आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, पर मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। मुम्बल वाली बुक की थी मैंने, वो छोटी सी बुक थी, अभी मेरे पास यहाँ ये पड़ी है, तो अभी ये फट गई है बेचारी, अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी ये फट गई है। तो मुम्बल की बुक मैंने कही थी, अगर आप ये बुक से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा कम मटेरियल है, तो कल मैं भी लेके आया हूँ एक नई बुक, वो लक्ष्य की, सॉरी ये लक्ष्य की बुक लेके आया हूँ मैं, ठीक है। आप इस चीज से भी पढ़ सकते हो कि एक अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ राजस्थान जीके मेरे को नहीं लगता लक्ष्य की बुक से बाहर जाएगा। यहां तो मैं कहता हूं कि 80% तक आपके आने के चांसेस है, वहां मैं 100% कह सकता हूं, जिस हिसाब से वो बुक में मटेरियल दे रखा है पढ़ने लायक, उससे आप 100% वो लक्ष्य वाली आप ले आओगे तो आपके लिए फार बेटर है। मुंबल कंप्लीट होने के बाद में अपने को देखो, कदम छोटे चलो पर ज्यादा चलो, ठीक है। बड़े कदम नहीं चलने अपने को इतने ज्यादा, आराम से सीढ़ियों पे चलेंगे। पहले मुंबल कंप्लीट करो, मुंबल कंप्लीट होते साथ लक्ष्य की बुक ले आओ, लक्ष्य की बुक पढ़ो। इतनी बात आप समझ गए। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जहां से मतलब आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। ये तो कल वाली बातें मैंने बताई है। एयर और फ्यूल का रेशो बताया था मैंने, एयर फ्यूल रेशो ना, ठीक है। और यहां भी मैं लिख देता हूं एयर फ्यूल रेशो। ध्यान रखना एयर और फ्यूल का रेशो कितना होता है, उस चीज को आप गौर रखोगे। पेट्रोल के लिए एयर और फ्यूल का रेशो 10:1 से 20:1 तक होता है। रेशो मतलब क्या, अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हवा व ईंधन का अनुपात अपने कह सकते हैं क्या, 10:1 से 20:1 तक का होता है। अब आप कहोगे ये क्या है 10:1 और 20:1, मैं बताता हूं। अपने लेके चलते हैं 10:1, तो 10 मॉलिक्यूल्स कह दो या कुछ भी कह दो, 10 हिस्से तो होंगे हवा के और एक हिस्सा होगा पेट्रोल का। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, इस बात को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। वेरी कर सकता है ये, एग्जामिनर आपको 10:1 से 20:1 के बीच में कुछ भी दे सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज करवा रहा हूं। सेकंड बात करूं, 18:1 से 100:1 तक का डीजल इंजन के अंदर अपने को एयर और फ्यूल का रेशो देखने के लिए मिलता है। आई होप मैं नहीं आ रहा हूँ उसके अंदर। इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखोगे, क्या एयर और फ्यूल का रेशो अलग अलग दोनों बातें कर रहा हूं। पेट्रोल के लिए 10:1 से 20:1 तक होता है, वहीं डीजल इंजन के लिए 18:1 से 100:1 तक का होता है। इस बात को आप सभी ध्यान में रखना। समझ गए होगे, आगे चलते हैं, आगे कुछ बातें करते हैं। आगे अपने बात करेंगे वही एसआई इंजन और यहां पर सीआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक टर्म आती है कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो। हाँ, अगर आपका कुछ भी रह जाता है ना, कुछ भी रह जाता है तो ध्यान रखना, वो आपको मैं इस पूरे टॉपिक मतलब ये पूरा इस इंजन होने के आखिरी में, अगर मुझे लगता है कि यार मेरे से कुछ रह गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आखिरी में करवा दूंगा। उस चीज को आप घबराना मत, कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि मेरे से भी रह जाएं, तो वो चीजें अपने आखिरी में जरूर करेंगे, आप इस चीज की टेंशन मत लेना। अच्छा, कंप्रेशन रेशो कितना होता है, 7 से 9 के बीच में होता है कंप्रेशन रेशो। कई जगह आपको अलग अलग वेरिएशन भी मिल सकता है, कई जगह 10 भी मिल सकता है, पर बेसिकली 7 से 9 के बीच में आपको कंप्रेशन रेशो देखने के लिए मिलेगा। वही मैं बात करूं डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशो, तो वो होगा 16 से 20 के बीच में। ये अपना मतलब कंफर्म है कि ये तो इतना ही रहता है। ये वेरीज आपको अलग अलग बुकों के हिसाब से अलग अलग देखने के लिए मिलेगा।
पर आप 7 से 10 या 7 से 9 तक का ही याद रखोगे। आपका एग्जाम में 8 ही दिया जाएगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ दिया जाएगा। कंप्रेशन रेशो 4 एसआई इंजन और सीआई इंजन कितना होगा 7 से 9, और इधर कितना होगा 16 से 20। इस बात को ध्यान रखेंगे। वी कैन यूज स्पार्क प्लग का यूज करते हैं यहां पर। मैं सिंपली लिख रहा हूं स्पार्क प्लग ताकि आप देखते सर समझ जाओ। और यहां पर अपने यूज करते हैं फ्यूल इंजेक्टर का। इस बात को आप गौर रखोगे, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। हर एक बातें जितनी भी कह रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपका थोड़ा लो लेवल का एग्जाम बनेगा तब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि स्पार्क प्लग का यूज निम्न में से किस इंजन में होता है। परंतु वहां पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा एसआई और सीआई में। वहां डीजल और पेट्रोल इंजन नहीं पूछा जाएगा, वो सभी को पता होता है। वहां पर एसआई और सीआई इंजन पूछा जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान से करना, समय बहुत होगा, टाइम अपना इस हिसाब से रखना, प्रैक्टिस कर लेना आराम से अपने प्रश्नों की, कि टाइम से पहले आप पूरा एग्जाम कर सको। इस प्रकार से अपने टाइम मैनेजमेंट करके जाना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने को अच्छे लेवल पे पेपर करके आना है। अच्छा, अगला पॉइंट की बात करूं, कंप्रेशन के समय प्रेशर की बात करूं और एक मैक्सिमम प्रेशर की बात करता हूं मैं इसके अंदर। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा अपने पास, इसको थोड़ा सा अपना अलग कर देना। मैक्सिमम प्रेशर अपने पास कब होगा, आप सभी को पता है मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, जब इसमें पावर की जनरेशन होगा। पावर जब बनेगी तब अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होगा। तो कंप्रेशन प्रेशर की बात करूं तो 7 से 15 बार तक, मतलब संपीड़न दाब की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, संपीड़न दाब की। और अधिकतम दाब की बात करूं तो 45 से 60 बार तक का अपने को प्रेशर प्राप्त होता है। जब क्या होता है, विस्फोट होता है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी आज, मुझे लगता भी नहीं है कि कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज है। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक भी नहीं है, ये आपको फटाफट ये पूरा हो जाएगा। और उधर मैं बात करूं कंप्रेशन प्रेशर के बारे में और एक मैक्सिमम प्रेशर के बारे में डिस्कस करता हूं, तो ध्यान से देखना कि पेट्रोल इंजन के लिए 7 से 15 बार तक का था, परंतु वहीं अपने बात करें डीजल इंजन के लिए तो वो 30 से 50 बार तक का होगा। और मैक्सिमम प्रेशर 60 से 120 बार तक का अपने को देखने के लिए मिलता है। इन दोनों बातों को भी आप ध्यान में रखोगे, कंफ्यूज मत होना। बड़े आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई आपको मतलब ऐसी चीज तो कर ही रहे हैं कि जिसमें आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो। और बातें देखते हैं, यहां पर इंजन लिख देते हैं एसआई और यहां पर अपने पढ़ रहे हैं सीआई इंजन। और चीजें देखें तो पेट्रोल इंजन का जो वेट होता है वो क्या होता है, लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू डीजल इंजन वो क्या होता है, वो हैवी वेट होता है, हैवी वेट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। उससे आगे मैं बात करूं, पेट्रोल इंजन की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीजल इंजन, तो मैं वही लिखता हूं हाई स्पीड इंजन। ठीक है, हाई स्पीड इंजन। यहां पे मैं बात करूं लो स्पीड इंजन के बारे में। ठीक है, उसके आगे मैं चलता हूं, अपने डिस्कस करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी गवर्निंग के बारे में, जो मैंने पहले भी करवाया था, यहां भी मैं आपको करवाता हूं। ये भी आपके 2013 में आया, एसएससी जेईई में बहुत बार पूछा जाता है। पेट्रोल के लिए क्या करते हैं अपने, क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वहां थोड़ी सी अपने क्या करते हैं, क्वांटिटी नाप के ही करते हैं। तो इसलिए अपने क्या, मैं क्या सोचता हूं, मतलब मैंने कैसे याद कर रखा है इस चीज को, कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल की क्वांटिटी को नाप कर फिर उसको भेजा जाता है। इसलिए मैं वहां पर पेट्रोल इंजन के लिए क्वांटिटी याद कर रखा है। क्वालिटी में मैंने क्या याद कर रखा है, डीजल नॉर्मली एक क्वालिटी बचा, तो वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है
स्टार्टिंग के अंदर अपने को लगता ही है, जितनी भी बातें करवा रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। हल्के में मत लेना किसी भी बात को, किसी भी पॉइंट को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ पूछा जाता है आप लोगों से, इसलिए। आगे मैं डिस्कस करता हूं थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। थर्मल एफिशिएंसी ध्यान में रख लेना, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है। स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए यानी पेट्रोल इंजन के लिए थर्मल एफिशिएंसी 26% होती है, और वही मैं बात करूं डीजल इंजन के लिए तो वो होती है 40%। इस चीज को आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। एक सेकंड में अभी वापस आता हूं। चलिए बात कर रहे थे अपने थर्मल एफिशिएंसी, और थर्मल एफिशिएंसी की पेट्रोल इंजन के लिए कितनी होती है, 26% होती है, और डीजल इंजन के लिए 40% होती है। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं वो भी कवर करवा देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक 15 मिनट का ही था, तो अपने आज इसको खत्म करके और फ्री हो जाएंगे। पेट्रोल की बात करूं मैं, पेट्रोल इंजन की, और यहां पर अपने क्या डीजल इंजन की बात करेंगे, ठीक है। तो SI CI भी अब इतना भी नहीं लिखते होते हैं, इसलिए मैंने पेट्रोल और डीजल लिखा है। याद रखना सक्शन किस चीज का होता है, सक्शन इसमें होता है एयर व पेट्रोल मिक्सर का, और इसमें सक्शन होता है, इसमें सक्शन होता है किसका, सिर्फ एयर का, ठीक है। स्पार्क प्लग और इंजेक्टर ये मैंने पहले लिखवा दिया आपको। उसके बाद में ये पेट्रोल इंजन कम जगह घेरता है एज कंपेयर टू डीजल इंजन, क्या ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, ठीक है, और ये क्या है, मोर स्पेस घेरता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। रनिंग कॉस्ट की बात करूं, रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो इसको रनिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा है, और इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, कम है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। लाइट इन वेट है, लाइट इन वेट है, और ये क्या है, हैवी इन वेट। तो ये अपना मेरे ख्याल से कितना समय हुआ अभी, आज तो 17 मिनट ही हुए हैं, कोई बात नहीं। तो देखो टाइम का ये है कि मेरे को जल्दी जल्दी करवाना होता है, ठीक है। करवाने के लिए मैं चीज आपको हुआ बना के भी करवा सकता है, जरूरत नहीं है ना, अपने को क्या जरूरत है, आपको सब चीजें मैंने कल समझा रखी हैं। आप लोगों को कल मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं, तो अपने को इतनी ज्यादा मतलब इस चीज के लिए हुआ बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अभी अपने आखिरी वाली फोटो ले आए, एक सेकेंड। हाँ, तो कल अपने बात करेंगे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम डीजल और पेट्रोल इंजन के बारे में बात करूंगा। देन उसके बाद में बात करेंगे कैम शाफ्ट के बारे में, ठीक है। ये भी 15-20 मिनट का टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा अपना, ठीक है। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम जो होगा वो थोड़ा सा अपना लंबा है। अभी मेरे पास कैम का वो फोटोज वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं अभी समझा देता, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए मुश्किल है, इसलिए मैं आपको कैम बाद में करवा देंगे। अपना 15-20 मिनट का सेशन है, अच्छा है। एमसीक्यूज करो ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, आईसी इंजन के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, चाहे आप RS खुरमी से पढ़ोगे वहां भी मिल जाएंगे, किसी भी बुक से पढ़ोगे आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी, अपने को प्रॉब्लम सिर्फ फेस करनी पड़ेगी ऑटोमोबाइल के अंदर। मोटर व्हीकल एक्ट में थोड़ा सा एक अभी जो जाना चाहता है वो जा सकता है, आज का सेशन यही खत्म हो चुका है। जो रुकना चाहता है, जो मेरी बातें सुनता है, उनके लिए मैं बता दूं, इंग्लिश की क्लासेज रवि मौर्य उत्कर्ष ना, इनसे जाके पढ़िए, बेस्ट पढ़ाते हैं। सीधी सीधी सी बात बताता हूं, फालतू की बात नहीं करूंगा आपसे। हिंदी की बात करूं तो हिंदी या तो आप उत्कर्ष से पढ़िए,
या फिर एग्जामपुर का एक राजस्थली नाम से एक चैनल हो रहा है, राजस्थली एग्जामपुर कुछ ऐसा करके नाम है, तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है अभी। तो वहां से मैं बेसिकली इनसे पढ़ रहा हूं। उत्कर्ष वाला जो बंदा वो बहुत स्लो है और बहुत बोरिंग लगता है। मैं सीधी सीधी सी बात कहता हूं आपको, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा, पर आपको एक रास्ता दे रहा हूं। मोटर व्हीकल एक्ट मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट है अपना, वो सारा आप पढ़िए मन्नू अकेडमी से, ठीक है। मैं देखो, मैं जो पढ़ा सकता हूँ, जितना जितना मेरे पास है मैं वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहता कि हम आपके लिए कोर्सेज लेके आएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अभी आपके लिए अगर मैं बात करूं नॉन टेक की, देखो अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का, मैं सीधी बात बताऊं, नहीं तो मेरे पास बंदा तो है एक, वो आईटीआई वालों के लिए कोचिंग करते हैं, तो उनसे बात कर लेता। पर अभी पहले मेरे को टेक्निकल में थोड़ा फोकस करने दो, अगर वहां रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तब अपने नॉन टेक पे बात करेंगे। 3 चीजें मैंने आपको मार्गदर्शन दे दिया। जीके कहीं से पढ़ो, देखो जीके का कोई भी अंत नहीं है, आप कहीं से पढ़ते रहो, ठीक। तो जीके के लिए तो जहां से जो भी टॉपिक आपको प्राप्त हो वहां से करते रहो, 3-4 एक जगह पे मत रुको। जीके के लिए मैं सीधी सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि यदि आप एक ही बंदे पे डिपेंड हो जाओगे ना, तो आपको ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जीके के लिए भी कोई अच्छी सी बुक ढूंढते हो, जैसे राजस्थान के लिए ढूंढी है। स्टार्टिंग में क्या था, आपको थोड़ा सा रास्ता धक्का देना था, वो धक्का मैंने बुक्स के द्वारा दे दिया था। समय समय पे आपको मैं बुक्स बताता जाऊंगा, आप उससे पढ़ते रहना। ये टॉपिक इसको इरेज कर दो। अब मोटर व्हीकल एक्ट वाला जो टॉपिक है ना, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना और इसको इन डेप्थ मत पढ़ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको छोड़ना भी मत और इसको पूरा पूरा करना भी मत। यदि आप सेक्शन करने के लिए घुस गए, तब तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब आप ये समझ लो आपको एक भी सेक्शन नहीं याद होगा। 1988 और 2019 के अमेंडमेंट को पैरेलल रख के पढ़ना, ठीक। सबसे पहला की पॉइंट तो मैंने आपको यही बता दिया। इन दोनों अमेंडमेंट को पैरेलल रख के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मालाबार युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है। याद कर लेना, इस चीज के बारे में भी करंट में अपने पूछा जा सकता है, क्योंकि वो अभी 29 अगस्त तक चलेगा। तो कल हो गया वो, मतलब आपकी जब वीडियो आ रही है, हाँ वो हो गया। तो 29 अगस्त तक चला है वो। तो मालाबार युद्ध अभ्यास आप ध्यान में रखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसके अंदर ये बेसिकली है किसका, तो नेवी का होता है, ठीक है। मेरी वैसे करंट इतनी अच्छी नहीं है, मैं हमेशा आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं। ओलंपिक्स को पढ़ना, मंत्री परिषद को पढ़ना, जो भी चेंजेज हुए थे, और अफगानिस्तान के जो जितने भी आपको टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं वो पढ़ना। ये चीजें आप पढ़ना। मालाबार युद्ध अभ्यास अपने से पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। कौन कौन से, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों की नेवी, ठीक है, नेवी इसमें हिस्सा लेती हैं। सबसे पहले 1992 के अंदर, क्योंकि मैंने अभी अभी ताजा पढ़ा है तो मेरा हक बनता है मैं आपको वो चीज पढ़ा दूं। 1992 के अंदर यूएसए और इंडिया ने इस युद्ध अभ्यास को चालू किया था। 2015 के अंदर जापान जुड़ा और 2020 के, मेरी फोटो ना आ रही हो ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, 2020 के अंदर
ऑस्ट्रेलिया और 2015 के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जापान जुड़ा। वैसे इसको क्वाड कंट्रीज भी कहते हैं, वैसे बहुत सारी क्वाड कंट्री हैं, तो इसलिए आप इसको मालाबार युद्ध अभ्यास से ही ध्यान रखेंगे। 1992 से ये चल रहा है। चारों देशों की नेवी एक्सरसाइज करती है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे तो मैं शायद आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताता इधर ले आया, पर इस चीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुआ कब है? शायद ये 23 से 29 अगस्त के बीच में हुआ है, अभी 2021 में। कहां हुआ है? यूएसए का एक बंदरगाह है, आइलैंड है, पता नहीं मैं उसका नाम, गुवान नाम से, गुवान पता नहीं कुछ ऐसे नाम से उसका आइलैंड है यूएसए का, साउथ चाइना सी के पास में, वहां पर ये युद्ध अभ्यास हुआ है। याद करने वाली बात क्या है? मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में तारीख याद कर लेना, कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं और कब कब कौन सा देश जुड़ा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे आप। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बता रहा था, तो सेक्शन के अंदर मत घुसना, ठीक है, चैप्टर को याद कर लेना और उनके बाद उनके अंदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना, ठीक है। और 1988 और 2019 को दोनों को पैरेलल रख के पढ़ना, ताकि आपको फर्क पता लग सके। एग्जामिनर इस बार आपसे पक्का 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ इसी पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ही आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें चालान भी होंगे कि चालान, अगर कोई चालान की बात करें वो कितना बड़ा है, उस चीज के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इन सब के बारे में आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आज का सेशन अपने यहीं एंड करेंगे। कल अपने बात करेंगे या तो कैम शाफ्ट के बारे में, या फिर अपने डिस्कस कर लेंगे आराम से अपना वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, प्लीज आप वहां ज्वाइन कीजिए। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।